अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू वीकली सेशन। नाजरीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद यही होता है ताकि हम आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अप टू डेट कर सकें। इसके अलावा नाजरीन अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने सर्कल में जो भी लोग मौजूद हैं उनको वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में जो है उनको अवेयरनेस हो, अपने पोर्टफोलियो को जो है वो मैनेज कर सके। और नाजरीन, चैनल को लाइक भी जरूर किएगा, सब्सक्राइब भी जरूर किएगा ताकि आप लोग हमारे आगे आने वाली वीडियोस से नोटिफाई रहें। नाजरीन, आज की बेसिकली हमने मार्केट को डिस्कस करने के लिए इक्विटी सिक्योरिटीज के इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट को जो है इनवाइट किया है। और उनका नाम बेसिकली हम उसामा रऊफ जो है, ही इज इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट एट इक्विटी सिक्योरिटीज और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। हमने लास्ट टाइम इनको इनवाइट किया था, आप लोग जो है वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो हमने जो है अगेन इनको इनवाइट किया है। हम आज की मार्केट को डिस्कस करेंगे। रोल ओवर वीक चल रहा है बेसिकली, तो मार्केट में प्रेशर है। हम देखा आज काफी सेलिंग थी कुछ स्टॉक्स में। सेक्टर वाइज रिजल्ट्स भी आए, रिजल्ट भी हमने एज सच नहीं अच्छे देखे। अर्निंग्स, पे आउट्स वगैरह इतने लास्ट क्वार्टर के हिसाब से जो है रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए। तो इनकी क्या वजह है रिजल्ट्स अच्छे ना आने की? और आज की मार्केट को हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो आइए ना, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह रिबा। आप सुनाए ठीक है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आज की मार्केट का एक ओवरव्यू देखिए दे दीजिएगा। जैसे हमने देखा, क्लोजिंग देखी नेगेटिव थी, तकरीबन 677.75 नेगेटिव जो है वो मार्केट क्लोज। और इंडेक्स पे ऐसा फर्क नहीं पड़ा। 148,000 1,48,000 करीब जो है वो मार्केट का इंडेक्स था क्लोजिंग के वक्त। तो एक तो रोल ओवर वीक की वजह से हमने प्रेशर देखा। तो क्यों नेगेटिव हुई? इतने काफी दिनों बाद हमने देखा मार्केट में करेक्शन थी। तो बेसिकली क्या वजह थी इसकी? अच्छा, ये ओवरऑल लास्ट वीक के मिड में जब पॉलिटिकल नॉर्थ आई तो उसने थोड़ा मोमेंटम को डीरेल किया था। फिलहाल तो रोल ओवर वीक चल रहा है और लेवरेज पोजीशन काफी हाई है, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत प्रेशर देखने आया है। कुछ कंपनीज का जैसे कि ओजीडीसी पीएसओ वगैरह है, उनकी ओजीडीसी का फ्यूचर पोजीशन इज अराउंड 5 बिलियन। तो वहां पर भी वो होता है। इसके अलावा पीएसओ, पीपीएल, नेशनल बैंक, इन तमाम की भी जो है वो लेवरेज पोजीशन ओवर गई हुई है, जिनकी वजह से इन कुछ स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर आया ड्यूरिंग द द वीक, ड्यूरिंग द डे। तो ओवरऑल वीक में भी, रोल ओवर वीक में हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसे ही प्रेशर है न, लेकिन ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस तो मार्केट अच्छी रहती है। वैसे भी अब 150 के मार्क पे चला गया था, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी इस लेवल पे सामने आती है। कुछ इंडिविजुअल्स, कंपनीज वगैरह जो हैं, वो जिन्होंने अच्छी प्राइस पॉइंट पे लिया होता तो वो प्रॉफिट टेकिंग भी कर रही है, जिसकी वजह से वहां से भी करेक्शन थोड़ी बहुत आई है। हम्म। सही। अच्छा सर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से मैं पूछूंगी कि अगर ये सर्कुलर टैप का इशू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइएगा क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? कब तक जो है वो पेमेंट्स मिल जाएंगी? कब तक ये मामला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये भी बताइएगा। इसके अलावा ये बताइएगा, सर्कुलर टैप का अगर ये इशू सपोज करें सॉल्व हो गया तो किन कंपनीज को पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका पड़ेगा? अच्छा, सर्कुलर डेट की देखें, अब तो काफी पुरानी होगी, मेनली रिगार्डिंग टू द पावर सर्कुलर डेट जो 1.3 1.4 ट्रिलियन की उनकी जो पेमेंट थी, वो तो काफी अरसे से मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, अब डिले का शिकार भी हो रही है। तो आज जो थी वो रिसेंट जो नई डेवलपमेंट आई है वो गैस सर्कुलर डेट के ऊपर वो आई है। आज नंबर्स भी आए हैं कि कुछ कंपनीज को कितनी कितनी पेमेंट मिलेंगी। उसके बावजूद रोल ओवर वीक होने की वजह से और इन्हीं रिलेटेड कंपनीज की जो पोजिशनिंग होती है वो उसमें फ्यूचर में तो वो ज्यादा होती है, तो इतनी खास उन्होंने पॉजिटिव रिएक्ट किया नहीं। तो अच्छा, सर्कुलर डेट की जहां तक बात है, दो चीजों को वो क्लियर करना चाहिए। पावर का एक, गैस सेक्टर का पावर की पहले बात चल रही थी, 1.4 ट्रिलियन की कमर्शियल बैंक से पेमेंट्स होंगी जो कि बाद में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। उसमें मसला ये आ रहा है कि जो लोकल आईपीपीस थी तो वो तो लेट पेमेंट सर चार्जेस वो है उनको वेव ऑफ करने को तैयार हो गए थे, जबकि जो आईपीपीस हैं जो कि इंटरनेशनल फ्यूल पे मिक्स पे चलती हैं, वो इस चीज को माफ नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने जो पेएबल थे वो क्लियर कर लिए थे लोकल बोरिंग करके। तो उनके लिए नुकसान हो जाता, तो वो इस चीज पे आमादा नहीं हो रहे। अब रिसेंट कुछ पॉजिटिव इसलिए लिया जा रहा है, जो अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर का विजिट है चाइना का शंघाई कॉरपोरेशन के लिए, तो उसमें चीजें एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि क्लियर हो जाएंगी। उसमें हम एक दो चीजों से वो शायद अपनी लेट पेमेंट्स इंटरेस्ट जो है वो ना माफ करें,
एक और चीज हो सकती है, डेट प्रीप्रोफाइलिंग के ऊपर बात हो सकती है। उनका जो आगे 3-4 साल में या 5 साल में ड्यू है उसको एक्सटेंड करके उस डेट की रिप्रोफाइलिंग करके उसको 10 साल के ऊपर ले जाया जा सकता है। तो इस चीज पे ये हो सकती है। और दूसरी जो गैस सर्कुलर डेट की बात है, उसमें रिसेंट वो आया कि गैस सर्कुलर डेट की भी जो अबाउट 2 ट्रिलियन की अमाउंट है उसको भी सेटल किया जाएगा। उसके लिए पांच, आज भी उसमें थी न्यूज थी कुछ, आगे 5 रुपए की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर एक लेवी लगा दी जाएगी। इसके अलावा 3-4 और बहुत है जिनके थ्रू इस चीज को कैप किया जाएगा। एक तो अब 3 टाइम्स हमने रिसेंट उनमें देखा कि गैस की प्राइसेस में इंक्रीज आया, जिसकी वजह से जितना भी इनका सर्कुलर डेट में अमाउंट एक्यूमुलेट हो रहा था तो वो एक्यूमुलेशन रुक गई है। और अब इन तमाम कंपनीज की जो कैश कलेक्शन है वो अब 100% ही चल रही है। तो वो जितना वो चल रहे हैं तो नया कोई भी सर्कुलर डेट जो है वो एक्यूमुलेट हो नहीं रहा। तो सबसे अच्छी बात तो फिलहाल यही है। दूसरी चीज, अब कंपनीज के ऊपर नंबर भी आए हैं आज, जैसे गैस की सर्कुलर रेट के ऊपर था तो अगले 5 साल के ऊपर कंपनीज को कितनी पेमेंट मिलेंगी उसके भी नंबर थे। अराउंड 450 बिलियन के आसपास के ओजीडीसी पीपीएल को थे। इसी तरह जो पीएसओ था उसको अराउंड 260 बिलियन वहां से मिलना था। इसके अलावा उसकी तकरीबन 100 बिलियन की पावर सर्कुलर डेट की अमाउंट भी रिरोट होगी। तो तकरीबन 350 बिलियन की टोटल सर्कुलर डेट से पीएसओ भी है। हम ये समझते हैं कि पीएसओ इन तमाम डेवलपमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। अभी भी उसकी वो देखें, अगर 350 बिलियन की बात कर ले जाए तो ये अमाउंट उसके करंट मार्केट कैप से डबल पे चली जाती है। 188 बिलियन का करंट मार्केट कैप चल रहा है पीएसओ का। तो वो एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। साथ जो आरएलएनजी की बातें चल रही हैं कि आरएलएनजी के जो हमारा कतर के साथ एग्रीमेंट है, अगर उसको 5 साल के लिए मजीद डेफर कर दिया जाता है कि कार्गोज अगले मजीद 5 साल में जाएंगे, तो उसके हमारी ओवरऑल ईएनपी सेक्टर के लिए इस तरह बेनिफिट हो जाता है क्योंकि हम जो सस्ती गैस अभी नहीं वो कर पा रहे और हमारी लोकल गैस लाइंस पे भी प्रेशर है और हमारी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी रुकी हुई है, जिसके क्योंकि गैस के साथ पेट्रोलियम की बिलिंग होती है क्रूड की, तो वो भी रुकी हुई है। तो उन दोनों चीजों के लिए भी फायदा हो जाएगा। और ओजीडीसी पीपीएल के लिए भी वो फायदा होगा। उनके भी अगर देखे जाए तो जो 2015 से लेके 2020 तक ये अबाउट $500 मिलियन जो है हमारी लिस्टेड एंटिटीज जो है ईएनपी सेक्टर में, वो एनुअल कैपेक्स जो है वो करती थी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी में, जो कि उनको कैश वो पूरा कलेक्ट ना होने की वजह से और एक्यूमुलेशन ऑफ द सर्कुलर डेट की वजह से उनकी ये कैपेसिटी काफी हद तक कम होगी। और वही जो $500 मिलियन 500 मिलियन रफली एनुअली कैपेक्स में एक्सपेंड होता था, वो अमाउंट कम होकर तकरीबन 300 बिलियन के आसपास चली गई, जो कि हमने रिसेंट 9 मंथ्स में देखी भी है कि वो अमाउंट काफी बड़ी है। और हम उम्मीद यही करते हैं कि आगे वो सर्कुलर डेट की पेमेंट क्लियर होती है तो इससे वो कैपेक्स में भी ज्यादा जाएंगे और एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी इस चीज में ज्यादा आएगी। तो ओवरऑल सेक्टर पूरे के लिए ही अच्छी चीज है। ओजीडीसी पीपीएल पीपीएल को अगर लास्टली देखा जाए तो उसने एज सच ओजीडीसी की परफॉर्मेंस को भी लैग किया है, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा वो आ जाता है, लेकिन मेन बेनिफिशियरी जो है वो पीएसओ ही रहेगा। सही। अच्छा, बेसिकली हमने ऑयल गैस सेक्टर को तो कवर कर लिया। अच्छा, सीमेंट सेक्टर का बताइएगा। सीमेंट सेक्टर आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अगर हिसाब से हम देखें तो आपको कैसा लग रहा है? और कौन से ऐसे स्टॉक्स है सीमेंट सेक्टर्स के जो आप कहना चाहेंगे कि ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स को ले लेना चाहिए? अच्छा, सीमेंट सेक्टर में ओवरऑल हमने देखा कि सिक्लिकल सेक्टर्स अभी इकोनॉमी में रिवाइवल आएगा तो उसमें सबसे पहले इन्हीं में ही रिवाइवल आएगा। लगभग पिछले काफी सालों से डिप्रेस्ड ही रही है ग्रोथ। इस साल पहले दफा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद लोकल सीमेंट डिस्पैचेस जो हैं उसमें तकरीबन 5 से 7% की हमें ग्रोथ देखने को मिल जाए। फर्स्ट मंथ ऑफ द फिजिकल ईयर में भी ग्रोथ हमने विटनेस की है। और अगर वहां से वो आता है तो लोकल के लिए बेचा है, और एक्सपोर्ट में तो कंटिन्यूस ही इंक्रीज आ रहा है। और इस टाइम दो अपने जितने पीक पे गई थी एक्सपोर्ट उससे कम है, लेकिन इसमें पोटेंशियल अभी भी ज्यादा है। तो उसके पीछे भी रीजन है। लोकल की अभी बात कर लेते हैं। एक तो प्राइसेस थोड़ी सी साउथ साइड पे बेहतर है, नॉर्थ साइड पे प्राइसेस कुछ अंडर प्रेशर है, लेकिन वो भी जैसे जैसे डिमांड पिकअप करेगी तो थोड़ी बहुत नॉर्मलाइजेशन की तरफ वापस चले जाएंगी। और एक्सपोर्ट में जो बड़ी इंक्रीज आ रही है उसमें रीजन ये है कि इंटरनेशनली जो क्लिंकर लाइन थी, ओवरऑल क्लिंकर की डिमांड बढ़ गई क्योंकि क्लिंकर की ऐसे पिछले कुछ दिनों में बड़ी कैपेसिटीज ग्लोबली आई नहीं, ग्राइंडिंग यूनिट ज्यादा आ गई, जिसकी वजह से क्लिंकर की शॉर्टेज हुई मार्केट में और क्लिंकर की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में शूट अप कर गई। तो अब अगले उसको क्लिंकर की नई लाइनें लगती भी हैं तो उसे तकरीबन 2 साल लगते हैं एक लाइन को कमीशनिंग होने में।
तो वो 2 साल तक अगर आपकी क्लिंकर की प्राइसेस थोड़ी ऊपर रहती हैं, तो जो साउथ के प्लेयर्स हैं जो क्लिंकर वगैरह और सीमेंट यहाँ से समंदर के जरिए एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उनकी प्राइस उनकी जो रिटेंशन प्राइसेस हैं वो बढ़ सकती है, जो कि तकरीबन अगर एक कॉन्टेक्स्ट देना हो तो $33 पर टन की जो क्लिंकर की एवरेज प्राइसेस थे, अब 37, 38, इवन $39 के आसपास भी वो कर रही है, इससे भी ज्यादा कुछ वो जा रही है। तो साउथ साउथ के प्लेयर्स उस लिहाज में बेनिफिशियरी रहेंगे। इसमें डीजीकेसी को मेनली देखा जा सकता है। डीजीकेसी में दो ट्रिगर पॉइंट होंगे, एक तो उनकी इंटरनेशनली काफी बड़ा एक्सपोजर है। अब यूएस की तरफ भी एक्सपोजर बढ़ाया था, जहाँ रिटेंशन प्राइसेस नॉर्मली बाकी दुनिया के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा होती है, तो उनकी मार्जिन थोड़े बहुत वहां से एक्सपैंड होंगे, जो कि इंडस्ट्री में इस टाइम लैगिंग ट्रेंड पे है। दूसरी चीज, जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी तहाँ वहां से भी उनके मार्जिन को वो बढ़ेगी। और तीसरी चीज, उनका डेट एक बड़ा पोर्शन उस पे है, और डेट टू इक्विटी उनका रिलेटिवली कंपेयर टू अदर पेयर्स थोड़ा हाई है, तो वहां से इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से भी उनको एक ब्रीदर मिलेगा। तो एक डीजीकेसी उस चीज में अच्छा प्ले हो सकता है। अगर दूसरी कंपनीज में बात की जाए तो चिराग सीमेंट करंटली उस पर अच्छी पोजीशन पे चल रहा है। कुछ कंसर्न है कि क्योंकि वो गैस पे ज्यादा रिलायंट था और गैस की प्राइसेस बढ़ गई, तो वो मतलब वायबल नहीं रहा। एफओ की भी प्राइसेस बढ़ गई, वो उनके पास डुअल जनरेटर हैं, या वो गैस और एफओ से बना सकते थे, जो उनका तकरीबन 50% के आसपास मिक्स बनता था पावर का। लेकिन उसको जो लाइक ग्रिड की प्राइसेस ने कम हुई है, वो वी आर एक्सपेक्टिंग के बाय एंड लार्ज उसको वो कर देगा, आउटवेयर या उस इम्पैक्ट को ऑफसेट कर देगा। दूसरी जो चीज वो ये है कि केपी के रीजन में रिलेटिवली पंजाब रीजन से हमारी रॉयल्टी की कीमतें कम है, तो वहां से उसको बेनिफिट होगा। दो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद अर्निंग इंक्रीज को बढ़ाना है, क्योंकि इस दफा की अर्निंग के अंदर उनके वन ऑफ एक टैक्स बेनिफिट का इम्पैक्ट था, तो वो अगली दफा नहीं आएगा, तो अर्निंग थोड़ी बहुत डाउन जा सकती है। लेकिन अभी भी करंट पी पे देखा जाए तो रिलेटिव टू अदर पेयर्स वो एक अच्छी पोजिशनिंग पे चल रहा है। और दूसरी जो अच्छी चीज उसमें यह है कि उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या री इन्वेस्टमेंट रेट की अगर बात की जाए, तो वो पीयर्स में वन ऑफ द लोएस्ट है। उसका वर्किंग कैपिटल साइकिल भी मेंटेन्ड है, तो वहां से उसको ग्रोथ फेज में जब जाएंगी तो सबको अगर ₹10 की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी, तो उनको कंपैरेटिवली ₹3 से ₹4 की होगी। तो वहां से भी उसको एक ब्रीदर मिलेगा, और अपनी ओवरऑल सेक्टर की ग्रोथ में वो एक फिट स्टॉक बैठता है। तो अगर मुझे दो तीन प्ले साथ, फौजी सीमेंट है, उन्होंने भी डबल एक्सपेंशन की वजह से उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, तो वो भी एक अच्छी पोजीशनिंग पे है। उनका डेट टू इक्विटी भी रिलेटिवली हाई है, तो उनको भी इंटरेस्ट रेट कम होने का फायदा होगा। तो ये तीन स्टॉक आई एक्सपेक्ट के बेटर परफॉर्म करेंगे। या अगर मेरी पिक की बात की जाए तो आई गो विद दीज थ्री स्टॉक: डीजीकेसी, चिराग एंड पोजीशन। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि फ्रॉम 1 लाख लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब 1 लाख, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो 1 लाख रुपए अगर हो आपके पास पोर्टफोलियो में, तो कौन से शेयर जो है वो आप सजेस्ट करेंगे कि लेने चाहिए? अच्छा, कितनी रकम है? ठीक ठाक पोर्टफोलियो इसमें स्टॉक्स की तो नहीं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप कम से कम 3 से 4 सेक्टर जो हैं उनमें अपना पोर्टफोलियो रखें, और उन सेक्टर्स में भी आप हो सके तो एक तो आई मेजरली रिकमेंड कि आप ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर जाएं, क्योंकि बहुत से लोगों की रिस्क एपिटाइट ज्यादा नहीं होती, हो भी तो आप कुछ सर्टन पोर्शन अगर मिले उसमें जाया जाए, तो आई विल नॉट कीप अबाउट 30% ऑफ द पोर्शन इन मीन स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स। तो मैं मीन बोर्ड में ही रहना पसंद करूंगा, और अच्छी कंपनी इस टाइम बड़े अच्छे मल्टीपल्स पे और डिविडेंड यील्ड पे मिल रही हैं, उन पे रखना चाहिए। आप 3 4 सेक्टर्स या मेजर जितने भी सेक्टर्स हैं उनके अंदर वो कर सकते हैं। ईएनपी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, स्टील हो गया, फार्मा हो गया, फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया। इन तमाम में एक दो जो भी अच्छी कंपनीज हैं, उनमें एक अपना डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरफ रखना चाहिए, ताकि आपका रिस्क उस हद तक डिवर्सिफाई हो जाए। तो एक सेक्टर, 2 3 सेक्टर आई वुड रिकमेंड कि आप ज्यादा कंसंट्रेशन उस पर रखें। सही। अच्छा सर, वन मोर क्वेश्चन, अगर मार्केट करेक्शन की अगर बात की जाए, तो अभी यहाँ से फिलहाल आप कहाँ तक जो है वो मार्केट को करेक्शन आप देख सकते हैं, मार्केट में करेक्शन? और अगर बात की जाए तो इस वक्त इस फेज में प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कितने परसेंट तक बेनिफिशियल रहेगी? अच्छा, इसमें कितने परसेंट करेक्शन होगी, दैट आई कांट से। आई कोई टेक्निकल होता तो वो एक नंबर जरूर दे देता। मेरे हिसाब से शायद रोल ओवर वीक की वजह से थोड़ी बहुत आए, लेकिन ओवर द लॉन्गर टर्म या उसमें तो हमें चीजें बेहतरी की आगे लग रही है। कॉर्पोरेट रिजर्व्स भी कुछ जो मेन बोर्ड्स हैं उनके ठीक ही आ रहे हैं। कुछ डिविडेंड उस पे
आवाम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कुछ कंपनीज के, तो उसमें उन्होंने कम पे आउट किया, लेकिन ओवरऑल अगर ग्रोथ स्टोरी वहां पर इंटैक्ट है तो मेरा नहीं ख्याल के स्टॉक्स को ऐसा इतना बड़ा इम्पैक्ट उस चीज का लेंगे। और अगर सर्कुलर डेट पे भी कोई न्यूज आ जाती है तो वो भी एक ट्रिगर पॉइंट होगा जो मार्केट को एक और मजीद रैली देगा। तो मेरे हिसाब से तो लॉन्गर टर्म में एक अच्छी चीज हो सकती है। और ये अगर किसी सेक्टर में उन्हें लगता है कि मजीद कोई अपसाइड नहीं बचा और उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए तो जरूर करें। बट इन टाइम्स पे ये एक्यूमुलेशन का टाइम होता है, बाय ऑन डिप्स का टाइम ही होता है। अच्छा, मतलब सर आप सजेस्ट करेंगे इस वीक या बाइंग करनी चाहिए? बिल्कुल, जिन सेक्टर्स में या जिन कंपनीज में आपको अपसाइड दिख रहा है तो उनमें थोड़ी बहुत भी करेक्शन आती है तो मेरे ख्याल में वो एक्यूमुलेशन का अच्छा टाइम। ओके। अच्छा, हम क्वेश्चंस ले लेते हैं तो पार्टिसिपेंट्स काइंडली कोशिश कीजिएगा अपने क्वेश्चंस को जो है वो सेक्टर वाइज ही रखिएगा। गुलाम हुसैन, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे पास ना प्रेमा मैंने लिया हुआ है, और फूड सेक्टर में, और स्टील सेक्टर में सर बीको, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सर ZAL। इनके बारे में बता दें सर, ये मेरे ना तकरीबन बराबर में ही खड़े हुए हैं, तो इनके लिए मैं होल्ड रखूं, इनके लिए कुछ अगर है तो बता दें सर तीनों से। ये तीनों स्टॉक ऐसे हैं, मैं पर्सनली बता दूं, मैंने इन दिनों में देखा नहीं हुआ, ना ही कोई मेन बोर्ड वाली साइड पे आते हैं, तो मैं पर्सनली भी इन ऐसे स्टॉक से रिकमेंड करता हूँ कि अनटिल अनलेस कोई डेवलपमेंट हो रही है थोड़ा दूर रखा जाए। और मैं तीनों स्टॉक्स के बारे में इतना ज्यादा जानता भी नहीं हूँ, तो मैं रिकमेंड नहीं करता। सर अगर इनको बराबर में मैं सेल करके अगर स्विच करना चाहूँ तो कौन सा, ये फूड सेक्टर में और ये अपना स्टील सेक्टर में सर कौन सा चूज कर लूँ फिर? देखिए, हम मेन बोर्ड में देखें अगर, तो फूड सेक्टर में अगर बात की जाए तो हमें लगता है कि नेशनल फूड काफी अच्छी उसमें है। एक तो उन्होंने जो लास्ट अपनी जहाँ रिसेंट मूव की है फैक्ट्री, उसमें उनको टैक्स एग्जेम्पशन भी है, साथ वो एक्सपोर्ट की तरफ भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो वहां से उनको फायदा हो सकता है। फौजी फूड एक अच्छी उसमें है क्योंकि उन्होंने जो रिसेंट एक्सपेंशन वगैरह की है, तो रिसेंट सॉरी एक्सपेंशन वैसे ही सेक्टर उसमें होगी, तो उनके पास ऑलरेडी कैपेसिटी इतनी है कि वो 30% 35% यूटिलाइजेशन के ऊपर कर रहे हैं कि वो किसी भी ग्रोथ को वो कर लेंगे। और अगर मुझे पर्सनली बैट लेनी हो तो आई बैट ऑन FFL's मैनेजमेंट, क्योंकि वो जब से आई है तो के टैक्सेस में इंक्रीज हुआ, ये जो भी GST रैशनलाइज हुआ, तो उसकी वजह से कंपनी के एसेट वॉल्यूम और ग्रोथ को, सेल्स ग्रोथ को, ऑफलाइन ग्रोथ को हिट नहीं पड़ी। तो फूड सेक्टर में इनको करूंगा। इन स्टील सेक्टर इफ आई हैव टू से, तो आई रिकमेंड मुगल स्टील, वो काफी अच्छी उसमें चल रहा है। और फाइनेंस और इंटरेस्ट रेट कम होने का भी उनको बेनिफिट होगा, साथ उसके मार्जिन भी थोड़ी बहुत इंप्रूव आएगी, तो वो एक अच्छी पोजीशन पे है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जाहिद महमूद। अस्सलाम हमारे वालेकुम सलाम। प्लीज टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में बता दें जरा। अच्छा, टेक्सटाइल सेक्टर में रिसेंट जितनी भी डेवलपमेंट हुई है इंडिया की तरफ से, थोड़ा बहुत हमें बेनिफिट होगा। बाकी ओवरऑल तो बराबर हो जाना या 1% का हमें ब्रीजर मिल जाना कोई इतनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा हम हिट भी हो सकते थे। तो कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा हमारी थी कि हमें जो 15% का जो जो कैप है, जो 15% का जो फ्लोर है उसके आसपास हमें टैरिफ मिलेगा US से, जो कि नहीं मिला, 19% का मिला। लेकिन अभी भी हम अच्छी पोजीशनिंग पे हैं। और अगर इंडिया की तरफ से बात की जाए तो वहां से अगर वो चीज कंटिन्यूअस होती है तो उसका हमें बेनिफिट हो जाएगा। दूसरी जो चीज ये है कि ग्रिड प्राइसेस या जो एनर्जी प्राइसेस में कमी है, उसके साथ कॉटन प्राइसेस में भी कमी हो रही है, तो हम उसमें इनको कॉस्ट इनकी जो है वो कम हो जाएगी। तो उसमें अगर हम रिकमेंडेशन पे जाएं तो इंटरलूप एक अच्छी पोजीशनिंग में चल रहा है। इसके अलावा आप NML को भी देख सकते हैं, क्योंकि NML के पास ओवरऑल जो उनका ओवरऑल टेक्सटाइल में तो बेहतरी है ही, साथ ही उसका एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। वो पोर्टफोलियो ही उसकी तमाम मोस्टली जो पोर्टफोलियो कंपनीज हैं वो रिसेंटली उसमें एक बड़ा जंप आया, जो कि ऐसा जंप उस स्टॉक में नहीं आई थिंक पूरी तरह रिफ्लेक्ट हुआ, तो उसमें भी एक अच्छी पोजीशनिंग की जा सकती क्वेश्चन ले लेते हैं, महमूदुल हसन। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सर आप खैरियत से होंगे। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। नंबर वन, DFML के बारे में अपडेट कीजिए। मैंने ये 37 पे ग्रुप कॉल पे बाय किया था, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली ये डिप ले रहा है
और मेरी इसमें पहले भी इसमें बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि डोंट बी, इसमें कोई वरी होने वाली बात नहीं है। 35 इसकी स्ट्रॉन्ग लाइन है, तो 30 तक भी चला जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन कोई आइडिया दे सकते हैं कि ये वापस आएगा या अभी इसमें करेक्शन ही रहेगी? और दूसरा मेरा सवाल है कि क्या साजगार जो पहले काफी अच्छा मूव हुआ और अब मुसलसल डिप ले रहा है, तो क्या ये स्प्लिट की तरफ जाएंगे या ये इसी तरह ग्रो करता रहेगा और मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी जा रहे हैं? तो इस पे बस मेरी रहनुमाई फरमाइए। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहली बात तो एक आपने डीएफएमएल के रिलेटेड पूछी, दैट इज मोर रिलेटेड टू टेक्निकल कोर्स। तो आई एम नॉट अ टेक्निकल एनालिस्ट, तो मैं उसकी ना टेक्सचर लाइन बता सकूंगा ना कुछ फंडामेंटली। मुझे अगर देखा जाए तो मैं अभी पोजिशनिंग नहीं लूंगा, वेट और ओनरी का रिस्पॉन्स जो भी मार्केट में है, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इतना अच्छा है कि मैं लॉन्ग टर्म कुछ उस पर बैठ ले सकूं। दो अभी भी कुछ टाइम है उसको मार्केट टेस्ट करने में, तो आई वेट फॉर इट। और जहां तक साजगार की आपने बात की, तो साजगार नंबर्स के ऊपर ही वो हो रहा होता है, उसमें नंबर्स जितने मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी या ग्रोथ जितनी वो कर रही थी उतनी नहीं आ सकी, और उसकी वजह से ही थोड़ा बहुत डाउन है। तो गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स में तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ इतना बड़ा हिट नहीं आएगा अनटिल अनलेस जब डीवाईडी मार्केट में आएगी, और कहाँ तब तक वो लोकल प्रोडक्शन शुरू करेंगे, वो उस पे कंटिजेंट होगा कि इनके वॉल्यूम्स को कहाँ से इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि चाइना से यूजली जो किट्स आ रही होती हैं या वहां से मार्जिन, इनको किट सस्ती मिल रही होती है तो मार्जिन रिलेटिवली बेहतर होते हैं, तो उसका मुकाबला एक अच्छा चाइनीज प्लेयर ही कर सकेगा अगर कीमत तोड़ने के ऊपर मुकाबला करने लगे। तो जब तक वो नहीं आता तो मेरे हिसाब से तो 7,000 में भी कुछ थोड़ी बहुत जगह है, फेयर पॉइंट टू लाइक बाय में, कुछ ना कुछ अभी भी अपसाइड थैंक यू। पोटेंशियल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं उसके बाद सेशन को रैप अप करेंगे। वसीम अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी वसीम अली, अपने सवाल पूछ। सर मैं अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह आज आईपीपीज में सैफ पावर, अल्ट्रन एनर्जी, कोनूर एनर्जी, ये सर आज मेरे ख्याल में एक इनमें से एक को तो लॉक भी लगे हैं दिन के वक्त, तो इसमें मूव आ रही है, तो क्या इसमें हम एंट्री ले सकते हैं? एक ये पूछना था। दूसरा सर फातिमा फर्टिलाइजर के हवाले से पूछना था कि इसमें एंट्री की गुंजाइश है या अवॉइड करें इसको। अच्छा, पावर सेक्टर में आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, स्पेशली द कंपनीज दैट यू हैव मेंशन्ड, मैंने इनको ज्यादा स्टडी किया नहीं हुआ, तो स्किप दैट क्वेश्चन। फार्मा फर्टिलाइजर की जहां तक बात कर रहे हैं, उसमें मूव इसलिए आ रही है क्योंकि जितने भी फोर्स बेस्ड एसिड है, फोर्स बेस्ड न्यूट्रिएंट्स हैं या फर्टिलाइजर हैं, उनकी प्राइसेस जो हैं वो ग्लोबली बढ़ रही हैं, और डेप्थ की क्योंकि बढ़ रही हैं, तो उसके साथ ही जो उसके ऑल्टरनेटिव है एनपी वगैरह, उनकी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, जो कि एक अच्छा पोर्टफोलियो है फार्मा फर्टिलाइजर का जो भी वो बेचता है, तो उसकी वजह से उनको बेनिफिट होगा। और इसी तरह ही डैप की जितनी भी प्राइस बढ़ेगी, या उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अगले हो सकता है 1-2 साल के लिए वो प्राइसेस ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि फोर्स एसिड यूजली बैटरीज में इस्तेमाल होने लग गया, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई, फोर्स एसिड डिमांड बढ़ी तो डैप की डिमांड में भी उसी तरह का इंक्रीज आ गया। तो उसका ही बेसिकली एक रिफ्लेक्शन है, जिसकी वजह से फार्मा फर्टिलाइजर जो है वो बढ़ रहा है। करंट प्राइस पॉइंट में दो बिट रिस्की मेरे हिसाब से फर्टिलाइजर में, अगर आप देखना चाहें तो इस प्राइस पॉइंट में अगर आपने लेना हो तो एफएफसी वुड बी अ बेटर बेट टू गो इन, क्योंकि उसके पास भी डैप का एक बड़ा पोर्टफोलियो है एफएफपीएल के थ्रू, दे आर द ओनली डैप प्रोड्यूसर्स। और अगर जो करंट मार्जिन उनके चल रहे हैं $208-210 के आसपास, जो कि एवरेज मार्जिन $100 के आसपास, $110 के आसपास रहते हैं, तो वहां से इन तकरीबन 3-4 रुपए का तो उनको एडिशनल ईपीएस इम्पैक्ट पॉजिटिव मिल जाएगा। तो आई विल प्रेफर एफएफसी ओवर फातिमा एट दीज प्राइस पॉइंट्स। और जी, अच्छा सर, जस्ट लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्चुअली बासित फारूक ने काफी टाइम जो है वो हैंड रेस किया हुआ है। बासित फारूक। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बस क्या
अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल है, ये एग्री होल्डिंग पे आपकी टारगेट प्राइस है 301 और गालबन आप ही कवर करते हैं एकेडी में उसको। जी जी। तो उसमें मुझे बताइए कि जो परसों रिजल्ट आ रहा है उसमें क्या अर्निंग और डीपीएस तुमको कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ओवरऑल अर्निंग हमने प्रीव्यू अभी निकाला नहीं है, लेकिन इसमें नॉर्मलाइज्ड अर्निंग अगर आप रफली एस्टिमेट किया जाए तो, क्योंकि पिछले उसमें एनर्जी पोर्टफोलियो शामिल नहीं था, तो अब एनर्जी पोर्टफोलियो शामिल होगा तो बाकी अगर चीजें सही सही भी रखें तो 7 साढ़े 7 रुपए, 7 रुपए के आसपास जो है वो एनर्जी पोर्टफोलियो के आ जाएंगे। वहां से अगर आप ईपीसीएल के देख रहे हैं तो वहां से उसने लॉस ज्यादा किया, तो उसकी वजह से बाकी चीजें लार्जली अनइम्पैक्टेड रहेंगी। तो आप 7 रुपए के अंदर पिछले क्वार्टर के आधी अर्निंग ऐड कर लें तो रफली उतनी अर्निंग आ जाएगी नॉर्मलाइज बेसिस के ऊपर। और ओवरऑल इस पीरियड में इनका कुछ अकाउंटिंग एंट्री भी होगी, तो हो सकता है वन ऑफ कुछ ना कुछ आपको अर्निंग चेंज मिले। लेकिन नॉर्मलाइज अर्निंग मैंने बता दी है, उसकी तकरीबन इतनी ही होगी, 8 रुपए के आसपास, 7.5 8 रुपए के आसपास। और डिविडेंड मेरे हिसाब से अगले कुछ टाइम पीरियड के लिए एंग्रो जो है वो होल्ड करेगा। बाय द ईयर एंड भी वो शायद वो बिल्कुल एक छोटा सा डिविडेंड देंगे, क्योंकि उन्होंने 56 अरब रुपए की इक्विटी इंजेक्ट करनी है अपने जो उन्होंने देवदार एक्वायर किया है, तो उसके रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो अगले कुछ टाइम पीरियड के लिए मेरा नहीं ख्याल के डिविडेंड इतना को बड़ा एक्सपेक्ट करना चाहिए, और इस क्वार्टर भी मुझे लगता है वो डिविडेंड स्किप ही करेंगे। ओवरऑल लार्जर अगर स्कीम ऑफ थिंग में देखा जाए तो एंग्रो अब डिविडेंड यील्डिंग उस पर देखना भी नहीं चाहिए, दैट इज अ प्रॉपर ग्रोथ स्टोरी। स्पेशली जो उन्होंने देवदार का बिजनेस एक्वायर किया है, एक तो आप अगर ओवरऑल टेनेंसी देखी जाए के ऊपर कितने फॉर टावर के ऊपर 130 का कहीं 1.3 का उनका टेनेंसी रेशो है, जो कि रीजनल पेयर्स में बहुत ही कम है। हमारे रीजनल कंट्रीज के अंदर ही वो कुछ के अंदर अबव 2 का टेनेंसी रेशो भी है, तो वहां पर एक बड़ा उनको मिल सकता है, ग्रोथ मिल सकती है। 1.3 के ऊपर अगर उन्होंने एक्वायर किया वो इसको 1.4 1.5 के ऊपर ले जाते हैं तो एक बड़ा अर्निंग जम मिल जाएगा, जो कि एक बड़ा अर्निंग का पोर्शन बन सकता है, जो कि पहले हमेशा एंग्रो रहा है। दूसरा, एनर्जी पोर्टफोलियो के बैक आने की वजह से उनकी जो अर्निंग स्टेबिलिटी है वो भी वापस से कायम आ जाएगी। तो वो स्टिल मेंटेन आवर गोल एट ₹301 बाय दिसंबर एंड, और हमें अभी भी इन जो पिछले पॉइंट मैंने कहा है मुझे हमें एंग्रो होल्डिंग है। ओके, अच्छा सर, सेशन को रैप अप करते हुए मैं एज यूजुअल पूछूंगी, क्या लग रहा है कल सेकंड डे है डोरो और वीक का, तो कल की मार्केट के हिसाब से बता दिएगा। और सेकंड, कुछ फैक्टर्स जो आप कहना चाहेंगे कि फोकस करनी चाहिए कल के लिए। अच्छा, कल के लिए तो मैं जैसे पहले कहा कि वीक में हो सकता है थोड़ी बहुत मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहे, लेकिन ऑन द लॉन्गर टर्म हमें अच्छी लगती है। और अपकमिंग डेवलपमेंट्स जो होंगी वो भी मेनली कुछ सीमेंट्स के रिजल्ट्स हैं, और सीमेंट ओवरऑल सेक्टर भी, सीमेंट स्टील जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सिक्लिकल सेक्टर है उनमें इंप्रूवमेंट का देखा जा सकता है। सेकंड थिंग, जो बड़ी एक डेवलपमेंट होगी वो सर्कुलर डेट पे ही होगी, उसके ऊपर मजीद जैसे चीजें क्लियर होंगी या कुछ भी डेवलपमेंट होगी तो वो एक अच्छा हो सकता है। और बाय फ्रॉम द कैलेंडर ईयर अगर हमने देखा जाए तो ईएनपी कंपनीज या पीएसओ है, इन्होंने जो मार्केट में अदर जैसे बैंकिंग सेक्टर में या दूसरे स्टॉक ने रैली दी है तो उसको लैग किए, वो भी इनका एक टाइम पीरियड होगा कि उसको कवर अप करें, और अच्छा जो भी लैगिंग परफॉर्मेंस है उसको बाकी सेक्टर को अपकमिंग डेज में बीट करेंगे। हम्म, सही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपने जो है थैंक वो यू। 6:45 पे कहा था, 61 हुई है, उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन असल में रह गए थे, वरना हम 6:45 पे ही क्लोज कर देते सेशन को। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें कितनी वक्त दिया। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आप सबने हमें ज्वाइन किया। सर आगे आने वाले सेशंस में आपको हम फिर इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अल्लाह हाफिज।